kids, how are you? I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter agriculture. Okay? Now, kids, this lesson start now. Agriculture is the process of the cultivation the soil. एग्रीकल्चर जो होता है वो जो सॉइल की प्रोसेसिंग पर डिपेंड होता है, अर्थात जो हमारी कृषि की जाती है वो सॉइल में मिट्टी में की जाती है। ग्रोइंग एंड द हार्वेस्टिंग क्रॉप्स, जो भी फसलों को उगाया जाता है, हार्वेस्टिंग की जाती है फसलों की, एंड रेजिंग लाइवस्टॉक्स only depend on soil. The word agriculture is the combination of the Latin word ager. Ager means field and culture means with to cultivate. Okay, so the process including multiple practices like growing crops, rearing animals for dairy and the meat, poultry, farming, and sometimes rearing fish in ponds are called एग्रीकल्चर। अर्थात कृषि वह है, कृषि लैटिन भाषा से मिले दो शब्दों से मिलकर बना है। एग्री का मतलब, एग्री का मीन होता है फील्ड और कल्चर का मीन होता है टू कल्टीवेट, खेतों में उगाना है ना, खेती करना। तो क्या कहलाता है? एग्रीकल्चर कहलाता है, जिसमें हम फसलों को उगा सकते हैं, यहाँ तक कि पशुपालन भी कर सकते हैं, वो सब कृषि के भाग ही कहलाते हैं। ठीक है। एग्रीकल्चर इज ए प्राइमरी एक्टिविटी। एग्रीकल्चर एक प्राथमिक क्रिया विधि है, as it lies close to man natural environment. Okay, agriculture was a primary cause that man made settle during early phases of the cultivation. यहाँ तक कि जो प्राइमरी एज में, जो प्राथमिक युग में क्या होता था, जो लोग होते थे वो कृषि के, जहाँ पर कृषि करते थे वहीं पर अपनी आवाज बनाकर रहने लगते थे। There is no doubt that agriculture plays a crucial role in a overall growth of any country. यहाँ तक कि जो एग्रीकल्चर है वो वास्तव में कृषि के रूप में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। And so it is necessary to ensure its development. और यहाँ तक कि और यही सबसे ज्यादा विकास का माध्यम बनता है। Special attention should be given to the sector. यहाँ तक कि किसी भी सेक्टर में जब स्पेशल इवेंट दिया जाता है, so that farmers can use the latest technology for agriculture that result in the higher yield. और यहाँ तक कि जो किसान होते हैं वो एक नई टेक्नोलॉजी से, एक नई तकनीकी से क्या करते हैं? फसलों का उत्पादन करते हैं। The better the agriculture, सबसे ज्यादा कृषि के क्षेत्र में जो सबसे अच्छा होता है, बेटर होता है, the higher will be the growth of the nation. यह राष्ट्र की वृद्धि पर निर्भर करता है। इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर है, नंबर फर्स्ट है प्रोवाइड्स लाइवलीहुड टू द पीपल, जो लोगों को जीवन यापन का साधन प्रोवाइड करता है। इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ अ कल्चर, जिस तरह देशों में जाना जाता है, एग्रीकल्चर नीड्स टू बी वेरी पावरफुल। जो कृषि होती है वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती है। In भारत में about 70% the total population depends on the agriculture, which is one of the source of the livelihood for the people, especially in the rural area. यहाँ तक कि ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 70% जो जनसंख्या होती है वो कृषि पर आधारित होती है। नेक्स्ट है contributes toward the national incomes. Agriculture is definitely one of the biggest sectors अकॉर्डिंग टू द हाई जीडीपी। यहाँ तक कि कृषि के क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है वो करता है जीडीपी। मैनी कंट्रीज डिपेंड ऑन, उसमें बहुत सारे देश डिपेंडेबल होते हैं। नेक्स्ट है हेल्प इन द इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। इट हेल्प इन द इम्प्रूविंग द इकोनॉमिक्स कंडीशन ऑफ द कंट्री। यह देश की इकोनॉमिक आर्थिक स्थिति को सुधारने में भी सबसे ज्यादा मददगार साबित होती है। Therefore, affecting the economic growth by leaves and bonds, और इसमें बहुत सारी लीव्स और बाउंडेशन जो होती है यह आर्थिक वृद्धि में सुधार करती है। आगे है ऑफर फूड सिक्योरिटी। द पीपल ऑफ अ कंट्री, जो देश के जो लोग होते हैं, रिक्वायर फूड इन ऑर्डर टू फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट, वह अपनी इच्छा के अनुसार रिक्वायरमेंट या अपनी इच्छा रखते हैं। एंड इफ द एग्रीकल्चर इज गुड, यदि कृषि हमारी अच्छी होती है, इट इजीली हेल्प्स टू सेटिस्फाई देयर वांट्स, तो वह अपनी संतुष्टि के अनुसार इच्छा उत्पन्न करते हैं। रादर देन टेकिंग इन फ्रॉम अदर कंट्री, जब दूसरे देशों से
इसका कंपैरिजन किया जाता है, द सरप्लस स्टॉक कैन देयर बी द ट्रेड देयर बाय गेटिंग मोर प्रॉफिट्स। तो जब यह इसमें जो भी प्रॉफिट्स होता है, जब वह दूसरे देशों से व्यापार करता है तो इसमें अधिक प्रॉफिट गेट होता है। So our sense of the security can be developed as the country can assure that they can accomplish the needs of the citizen। यहाँ तक कि नागरिकों की आवश्यकता के अनुसार जब सामान का उत्पादन किया जाता है और उसका आयात निर्यात किया जाता है तो किसानों को, एग्रीकल्चर को क्या होता है, मोर प्रॉफिट होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस टू इंटरनेशनल ट्रेड। There are many products, यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं which are outsourced to other countries thereby getting a higher price। जब अपने देश के प्रोडक्ट को हम दूसरे देशों को देते हैं तो एक हायर प्राइस पर देते हैं। This enforces international trade which is highly useful to the country। और यहाँ तक कि जब उसका बहुत अच्छे लेवल पर प्रयोग या महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट है reduce capital storage। This is one sector which requires the least amount of the money। केवल इसमें कृषि का एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर सबसे ज्यादा धन लगता है for its development, इसके विकास में, and that is why it puts into the problem of the capital storage। यहाँ तक कि इसकी पूंजी स्टोरेज करने में भी दिक्कत परेशानी होती है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। नंबर फर्स्ट है सब्सटेंस फार्मिंग। सब्सटेंस फार्मिंग होता है केवल जीवन निर्वाह वाली कृषि। चलिए पढ़ते हैं किड्स। Subsistence agriculture is the self-sufficient farming in which the farmers focus on growing enough food to feed themselves and their families। यहाँ तक कि ये जो किसान होते हैं इनमें सबसिस्टेंस फार्मिंग करते हैं। कुछ किसान वो सोचते हैं केवल इस खेत में इतनी कृषि की जाए जिसमें मेरा, मेरे बच्चों का या मेरी फैमिली का पेट भर सके। ओके, वो कोई ट्रेड के माध्यम से कृषि नहीं करते। The output is mostly for local requirement। और जो भी उसमें थोड़ा बहुत आउटपुट मिलता है वो लोकल आपसी क्षेत्र में ही उसको बांट करके निपटा देते हैं। With little or no surplus, subsistence farms usually consist of no more than a few acres। यहाँ तक कि जो जीवन निर्वाह कृषि होती है वह केवल 2 या 2 से अधिक कुछ में एकड़ जमीन में होती है। And farms technology tends to be the primitive and dependent on the monsoon lead to the low yard। यहाँ तक कि ये जो लोग होते हैं मुख्य रूप से मानसून पर निर्धारित होते हैं। यदि मानसून होगा तो उसके हिसाब से कृषि करना पसंद करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है इंटेंसिव फार्मिंग। इंटेंसिव फार्मिंग इज एन एग्रीकल्चर इंटेंसिफिकेशन। जो इंटेंसिव फार्मिंग होती है वो एक अंतरराष्ट्रीय लेवल पर की जाती है। एंड मैकेनाइजेशन सिस्टम दैट एम्स टू द मैक्सिमाइज yields from available land through various means such as heavy use of the pesticides। यहाँ तक कि इसमें मशीनीकरण का और सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है फसलों को बोने में, उनको काटने में, उनकी निराई गुड़ाई करने में। पेस्टिसाइड्स एंड द केमिकल फर्टिलाइजर, सबसे ज्यादा जो खादों का प्रयोग और केमिकल का प्रयोग इसी खेती में किया जाता है। इंटेंसिव फार्मिंग प्रैक्टिस प्रोड्यूस मोर इन द चीपर फूड पर एकड़ एंड एनिमल्स। यहाँ तक कि जो इंटेंसिव फार्मिंग होती है उसका मोटिव होता है 1 एकड़ पर अधिक से अधिक फसलों का प्रोड्यूस करना, which has helped feed a booming human population and the many prevent surrounding land from being covered into the agricultural land, but has grown to become the biggest threat of the global environment। और यहाँ तक कि उस छोटे से एरिया पर अधिक से अधिक फसलों का उत्पादन करके अधिक से ट्रेड के माध्यम से उसको बोना उनका महत्वपूर्ण कार्य होता है। जो द लॉस ऑफ द इकोसिस्टम, चाहे उनका इकोसिस्टम लॉस हो रहा हो, सर्विसेज लॉस हो रही हो, ग्लोबल वार्मिंग लॉस हो रही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उन लोगों को। द एमर्जेंस ऑफ द न्यू प्रैक्टिस, केवल उनको न्यू पैरासाइट्स का प्रयोग करते हैं। एंड द री emergence of the parasites previously considered to be under control by the creating the condition of the practice growth and responsible for 80% of tropical deforestations। ओके, और लगभग यहाँ तक कि वह उस जमीन पर कुछ सालों खेती करने के बाद लगभग जब उस जमीन में इतना खाद का और पेस्टिसाइड्स का अर्थात केमिकल्स का यूज करते हैं तो वह जमीन बंजर हो जाती है और यहाँ तक कि 80% वह जमीन डिफॉरेस्टेशन के अंतर्गत चली जाती है। Furthermore, intensive farming kills beneficial insects and the plants, increase
degrades and the depredates the very solid dependent on the create polluted runoff. यहाँ तक कि वो जो मिट्टी होती है वो बहुत अच्छे तरह से polluted हो जाती है. And the closed water system, और वह पानी को भी absorb करने में कैसी हो जाती है, सक्षम नहीं रहती. Increasing susceptibility to flooding causing the genetic erosion of the crop. और मुख्य रूप से उन्हीं क्षेत्रों में सबसे ज्यादा फ्लड का और क्रॉप इरोजन का खतरा बना रहता है. And the livestock species around the world decreases biodiversity, destroys natural habits. It also expensive as the farmer has to buy all the latest equipments. Okay, HBV seeds and the requires plenty of the laborers. Such farming is practiced mainly in the भारतीय सबकॉन्टिनेंट. मुख्य रूप से सबसे ज्यादा कृषि का कार्य भारत क्षेत्र में किया, महाद्वीप में किया जाता है, भारत सब कॉन्टिनेंट में किया जाता है, चाइना में, जापान में और उसके अलावा कोरिया में भी. फिर है एक्सटेंसिव फार्मिंग. एक्सटेंसिव फार्मिंग और द एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर is an agriculture production system that use small inputs of labor, fertilizers and capital relative to the land area being farmed. यहाँ तक कि जो एक्सटेंसिव फार्मिंग होती है एक वो बड़े स्केल पर खेती करने का तरीका होता है जिसमें छोटे छोटे लेबर्स, छोटे छोटे इनपुट्स पर लेबर को रख लेना, फर्टिलाइजर्स को, कैपिटल को, रिलेटिव्स को आदि को यूज करके उनका एक बड़ी छोटे छोटे जो भी हमारे रिलेटिव्स की लैंड होती है उनको भी मिला करके एक बड़ी जमीन बना लेते हैं, है ना, उसका एकड़ का दायरा बढ़ा लेते हैं और उस पर मैकेनाइजेशन करके उसको अच्छे से प्रोटेक्शन करते हैं. ओके, extensive farming most commonly refers to sheep and the cattle farming in the area with low agriculture. यहाँ तक कि जो एक्सटेंसिव फार्मिंग होती है मुख्य रूप से शीप और कैटल फार्मिंग एरिया द्वारा की जाती है विद लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, जिसमें कम से कम उत्पादन किया जाता है. बट कैन ऑल्सो रेफर टू द लार्ज स्केल. जब हमें एक बड़ी मात्रा में, बड़े पैमाने पर गेहूं का, बैरली का, कुकिंग ऑयल्स का और अदर ग्रेन्स का प्रोडक्शन करना होता है लाइक द मरी डाइलिंग वेसल. ओके, तो हम एक बहुत अच्छे ढंग से उसको प्रोडक्ट करते हैं. द नेचर ऑफ द एक्सटेंसिव फार्मिंग मींस इट रिक्वायर्स लेस रेनफॉल देन इंटेंसिव फार्मिंग. यहाँ तक इंटेंसिव फार्मिंग की तरह हम मानसून पर या बारिश पर डिपेंड नहीं रहते. द फार्म इज यूजुअली लार्ज इन द कंपैरिजन विद द न्यूमर्स वर्किंग एंड द मनी स्पेंट ऑन इट. इट इज प्रैक्टिसाइज्ड इन कंट्री लाइक USA, Canada and Australia. Okay, चलिए. Extensive farming has a number of advantages over intensive farming. Number first है less labor per unit area is required in farm large areas, especially since expensive alternations to land like terrains and the completely absent. Number second है mechanization can be used more effectively over large flat area. Number next है greater efficiency of labor means generally lower product prices. Next है animal welfare is generally improved because animals are not kept in shifting condition. Next है lower requirements of the inputs such as fertilizer. If animals are grazed, यदि animal grazed करते हैं on pasture native to the locality, there is less likelihood of the problems with exotic species. Okay, चलिए next है local environment and soil are not damaged by the overuses of chemicals. यदि हम केमिकल का अधिक से अधिक यूज करेंगे तो हमारा जो एनवायरमेंट है, सॉइल है, वो डिस्ट्रॉय या वो नष्ट हो जाएगी. ओके, चलिए द यूज ऑफ द मैकेनरी, the use of the machinery and the scientific method of farming products produce a large quantity of crops. Okay, चलिए next है extensive farming can have the following problems. Number first है yield tend to be much lower than with intensive farming in the short term. Next है large land requirements limit the habitat of wild species. चलिए आगे बढ़ते हैं. शिफ्टिंग फार्मिंग क्या है? इन शिफ्टिंग एग्रीकल्चर आप प्लॉट ऑफ लैंड जो शिफ्टिंग
एग्रीकल्चर होती है वो लैंड का क्या होता है, एक प्लॉट होता है, बुना होता है, इज क्लियर, उसको जमीन को क्या करते हैं, साफ करते हैं, एंड कल्टिवेटेड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और उसको कल्टीवेट करते हैं थोड़े समय के लिए, ठीक है, उनका अंतराल बहुत छोटा होता है। देन इट इज अबेंडेड एंड अलाउड टू रिवर्ट टू इट्स नेचुरल वेजिटेशन, इसी को हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। व्हाइल द कल्टीवेटर मूव्स ऑन द अनदर प्लॉट, जब अन्य रूप से कल्टीवेट करके दूसरी तरीके से इसको बुना, मतलब उसको साफ सफाई की जाती है, द पीरियड ऑफ द कल्टीवेशन इज यूजुअली टर्मिनाइड व्हेन द सॉइल शोज साइंस ऑफ एक्सक्रीशन और मोर कॉमनली व्हेन द फील्ड इज ओवर, जब फील्ड खेत जब ओवर होता है, रन बाय वीड्स द्वारा, द लेंथ ऑफ द टाइम, जो भी समय का लेंथ अंतराल होता है, दैट अ फील्ड इज कल्टीवेटेड, और जब उसको एक समय के अंतराल के बाद वो जमीन बेकार हो जाती है तो उस जमीन को छोड़ दिया जाता है, फिर अदर पार्ट लिया जाता है, उसको साफ किया जाता है और उस पर कल्टीवेशन की जाती है। ओके, usually shorter than the period over which the land is allowed to the regenerated by the lying fallow। ओके, उसी को हम क्या कहते हैं, शिफ्टिंग फार्मिंग कहते हैं। आगे है वो लैंड क्लियरिंग सिस्टम ऑफ द शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इज द स्लैश एंड बर्न मेथड। सबसे पहले जब शिफ्टिंग एग्रीकल्चर की जाती है, सबसे पहले खेतों को या वनों को काट करके साफ किया जाता है और उनको जला दिया जाता है। तो ये सबसे पहला रूल्स है, काटना और जलाना। which leaves only stumps and the last trees in the field after the standing vegetation has been cut down and burned। यहाँ तक कि छोटी मोटी घास या पेड़ होते हैं उन्हें काट दिया जाता है और उनको साफ सफाई कर दी जाती है। Its ashes enriching the soil, और जो उसकी राख होती है उसे मिट्टी में मिला दी जाती है। Cultivation of the earth after clearing is usually, यहाँ तक कि पृथ्वी पर उस क्षेत्र को साफ करने के बाद accomplished by hoe or the digging stick and not by plow। तो यहाँ तक कि उसे जोता नहीं जाता बल्कि उसे फावड़े के द्वारा उसको खोदकर छोड़ दिया जाता है। This type of the farming is also known as a zoom cultivation। इस कृषि को भारत में zoom cultivation भी कहते हैं। Shifting agriculture has frequently been attacked in the principle because it degrades the fertility of the forest lands of tropical region। यहाँ तक कि जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होती है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है कि क्या करना है कि सबसे ज्यादा मिट्टी को, कौन सी मिट्टी उपजाऊ है जिसमें अधिक वनस्पति खड़ी है, तो वह मिट्टी मानी जाती है कि वह सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर्स है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इज द एडेप्शंस टू ट्रॉपिकल सॉइल कंडीशन इन रीजन। यहाँ तक कि जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होती है वो एक तरीके से जलवायु से अडॉप्ट होने वाली एग्रीकल्चर है। वे आर लॉन्ग टर्म, जो एक लंबे समय तक चलती है। थोड़ा कंटिन्यूड कल्टीवेशन ऑफ द सेम फील्ड, यदि एक ही खेत में हम लगातार खेती करते रहेंगे विदाउट एडवांस टेक्निक्स, बिना एडवांस टेक्निक्स के इन सच एनवायरनमेंट, तो ऐसी परिस्थिति में पर्यावरण क्या करता है, इट मे बी प्रेफरेबल टू द कल्टीवेट अ फील्ड फॉर अ शॉर्ट पीरियड। तो उस खेत की जो उर्वरा शक्ति होती है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है और वह खेत पर केवल हम थोड़े समय तक ही खेती कर पाते हैं। एंड देन अबैंडन इट बिफोर द सॉइल इज कंप्लीटली एक्सक्लूडेड ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, और एक दिन पूरी तरह से मिट्टी के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। इट इज प्रैक्टिस्ड इन एरिया लाइक, सबसे ज्यादा ये माना जाता है जैसे लाइक अमेजन बेसिन में, ज़ेरी बेसिन में, इंडोनेशिया में, मलेशिया में और अदर फॉरेस्ट में, एरिया विद द ट्रॉपिक्स ना। चलिए नेक्स्ट है मेजर क्रॉप्स। क्रॉप इज द टोटल कलेक्टेड, जो फसलें हैं वो क्या है, टोटली कलेक्टेड अमाउंट है ऑफ अ प्लांट सच एज ए ग्रीन फ्रूट और वेजिटेबल ग्रोथ में इन लार्ज अमाउंट्स में। द टू मेजर टाइप्स ऑफ द क्रॉप्स आर, नंबर फर्स्ट है फूड क्रॉप्स। The crops primarily grown for providing food for people are known as food crops। जो फूड क्रॉप्स होती है मुख्य रूप से जब उनको बोया जाता है खाने के उद्देश्य से, they are meant for human consumption। तो वह मानव की उपयोगिता के अनुसार जब उनको बोया जाता है जिन फसलों को, उसी को फूड क्रॉप्स कहते हैं। फूड क्रॉप्स इंक्लूड में है, नंबर फर्स्ट cereals लाइक राइस, व्हीट, मैज़ी, बार्ले। मिलेट्स लाइक में है ज्वार, रागी एंड बाजरा।
Pulses like me, gram, tur, moong, and the masoor. Spices like me, cardamom, pepper, ginger, and chilies. Okay, चलिए. In Bharat, there are the three main cropping seasons. Number first है खरीफ crops. The खरीफ crop is shown in July. जो खरीफ की फसल होती है जब जुलाई में बोई जाती है, with the onset of the monsoon, है ना, जब मानसून आता है, and is harvested in November, और नवंबर में इसकी कटाई की जाती है. एग्जाम्पल ऑफ द खरीफ क्रॉप्स का है जैसे राइस, मैजा, पल्सेस, मिलेट्स, टर्मरिक, ग्राउंडनट्स, शुगर केन एंड द सोयाबीन. ओके, चलिए नेक्स्ट है राइस. राइस constitutes the staple food for more than 50% of the world population. यहाँ तक कि जो राइस है सबसे ज्यादा विश्व में 50% एक ऐसा भोजन है, ऐसा फूड है जो 50% पूरे विश्व में खाया जाता है. इट रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर रैंकिंग बिटवीन 20 to 30 डिग्री सेल्सियस. यह एक मॉडरेट टेम्परेचर को कहा जाता है जिसकी टेम्परेचर 20 से 30 सेल्सियस है. इट रिक्वायर्स एम्पल अमाउंट ऑफ द वाटर. यहाँ तक कि पानी में एक पर्याप्त मात्रा रखता है. एंड इज द ग्रोन इन द एरिया हैविंग सरप्लस वाटर सप्लाई एंड सॉइल दैट हैज हायर वाटर रिटेंशन टेंडेंसी. ओके, चलिए भारत एंड द चाइना आर द लीडिंग प्रोड्यूसर. भारत और चाइना क्या है, लीडिंग प्रोड्यूसर है ऑफ राइस में इन द वर्ल्ड में. इन भारत द गेंगेटिक प्लांट्स ऑफ यूपी, बिहार, सुंदरबन ऑफ वेस्ट बंगाल, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स इन असम आर सुटेबल फॉर राइस कल्टीवेशन. ये जो क्षेत्र है ये पानी की निर्मित क्षेत्र है क्योंकि पानी चावल की खेती के लिए सबसे ज्यादा पानी की नीड होती है. बट द लीडिंग राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ द भारत एंड पंजाब एंड हरियाणा, सबसे ज्यादा भारत में जो स्टेट है जहां पर चावल कल्टीवेशन किया जाता है वो पंजाब और हरियाणा है. नेक्स्ट है रबी क्रॉप. द रबी क्रॉप इज विंटर क्रॉप. रबी की जो फसल होती है वो एक सर्दियों की फसल होती है विच इज ग्रोन इन अक्टूबर, जिसे अक्टूबर में बोया जाता है और हार्वेस्टिंग की जाती है फरवरी में. एग्जाम्पल ऑफ द रबी क्रॉप इंक्लूडेड है व्हीट, barley, peas, sesame and the mustard. Next है wheat. Wheat is the cereal crop. Wheat एक cereal crop है belonging to a grass family से. It is suitable for temperate region and the grow well in the cool climate. यहाँ तक कि इसके लिए टेम्परेट रीजन चाहिए और कूल क्लाइमेट चाहिए. द टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ द बीइंग सॉन, जब फसल को बोने का समय होता है तो लगभग वहां का टेम्परेचर 10 से 50 डिग्री सेल्सियस के मिड होना चाहिए एंड रिक्वायर्स अ टेम्परेचर बिटवीन 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए. ओके, चलिए व्हीट इज द स्टेपल फूड ऑफ द भारत. भारत में सबसे ज्यादा जो खाद्यान्न की पूर्ति करता है वो करता है गेहूं. एंड सेकेंड ओनली इज राइस, और दूसरे नंबर पे आता है राइस. इन भारत द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द व्हीट इज उत्तर प्रदेश अलोंग विद द पंजाब एंड हरियाणा. सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में गेहूं और पंजाब और हरियाणा से भी, पंजाब और हरियाणा में अधिक गेहूं अलोंग विद द पंजाब एंड हरियाणा. पंजाब और हरियाणा की अपेक्षा उत्तर प्रदेश में अधिक गेहूं उत्पादित किया जाता है. That accounts for more than 60% of the total producer. यह अकेला ही 60% wheat का उत्पादन करता है. Other wheat growing states including जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, गुजरात एंड महाराष्ट्र. नेक्स्ट है इन द वर्ल्ड, संसार में कंट्रीज लाइक जैसे चाइना, रसिया, यूएसए, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, पाकिस्तान, यूक्रेन, अर्जेंटीना एंड द चिली ग्रोन व्हीट. इनमें भी गेहूं का उत्पादन किया जाता है. यूएस एंड द कनाडा आर द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द व्हीट owing to their highly mechanized way of cultivation. यूएस और कनाडा में सबसे ज्यादा गेहूं पाया जाता है क्योंकि यहाँ पर जो खेती की जाती है वो एक टेक्नोलॉजी से की जाती है. भारत स्टैंड फोर्थ इन द वर्ल्ड. यहाँ तक कि भारत चौथे नंबर पर, विश्व में सबसे ज्यादा गेहूं उगाने वाला चौथे नंबर का देश है. चलिए आगे है जेड क्रॉप्स. जेड की फसल है. जेड क्रॉप्स आर सोन इन द मार्च. जो जेड की फसल होती है वो मार्च में बोई जाती है और जून में काटी जाती है. मेन क्रॉप्स
including vegetables like butter, ground, muskmelon, watermelon, and sweet potato. Next is cash crop. Cash crop are the crops grown for sale to return a profit. यहाँ तक ये जो cash crop होती है वह बहुत अच्छा profit देने वाली होती है. These can be differentiated from subsistence crop or food that are grown to feed the producer own family. यहाँ तक कि यह इस तरह की फसल होती है जो एक परिवार से दूसरी परिवार, अर्थात जो एक परिवार के लोग जिस कार्य को कर रहे हैं वह उसी को करने में खुश रहते हैं. अर्थात ये फसल ऐसी होती है जिनसे अधिक प्रॉफिट मिलता है. मेजर कैश क्रॉप इंक्लूडेड है जैसे शुगर केन, ऑयल सीड सच एज मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सोयाबीन, सनफ्लावर, linseed and the coconut, and fiber crops like cotton and jute. Okay, चलिए cotton. Cotton is the oldest fiber. Cotton सबसे oldest fiber होता है known to mankind, जो मनुष्य द्वारा बनाया हुआ है. It is most important of all fibers, accounting for nearly 50% all the fiber used in the textile industry. लगभग भारत में cotton का यूज 50% तक किया जाता है. Cotton is a soft फ्लूसी फाइबर. जो कॉटन होता है सबसे मुलायम कपड़ा होता है. दैट ग्रोज इन अ बॉल्स अंडर प्रोटेक्टिव केयर. यह एक बॉल की तरह पेड़ पर लगता है. अराउंड द सीड्स ऑफ द कॉटन प्लांट्स, और इसके चारों तरफ कॉटन के सीड्स होते हैं. सक्सेसफुल कल्टीवेशन ऑफ कॉटन रिक्वायर्स अ लॉन्ग फ्रोस्ट फ्री पीरियड. जब कल्टीवेशन का एक सही तरीके से उत्पादन किया जाता है, प्लेंटी ऑफ द सनशाइन एंड द मॉडरेट रेनफॉल. इसके लिए बारिश कम और अधिक धूप की जरूरत होती है. बट द वेदर शुड बी ड्राई ड्यूरिंग द हार्वेस्ट. और जब फसल काटने का समय हो तो मौसम में उष्णता होनी जरूरी है. ओके, नेक्स्ट है भारत इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कॉटन इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना. चाइना के बाद भारत का कॉटन में दूसरा स्थान है, फॉलोड बाय यूएसए. यूएसए को फॉलो करते हुए भारत प्रोड्यूसर अबाउट 25% ऑफ द टोटल कॉटन प्रोडक्शंस of the world. Besides being a leading producer, Bharat is also the second largest consumer of the cotton. और भारत दूसरे नंबर का कंज्यूमर भी है. गुजरात इज द लीडिंग कॉटन प्रोड्यूस स्टेट इन भारत. और भारत में सबसे ज्यादा जो कॉटन उगाई जाती है वो गुजरात में उगाई जाती है. चलिए आगे है जूट. जूट इज द लॉन्ग सॉफ्ट शाइनी वेजिटेबल फाइबर्स that can be spun into the coarse strong thread. It is one of the most affordable natural fibers and it is second only to cotton in amount produced and variety of uses. Owing to its shiny golden color. यहाँ तक कि अपनी shiny golden color का होता है जूट. जूट is also known as the golden fiber. इसको हम golden fiber भी कहते हैं. नेक्स्ट है जूट नीड्स अ प्लेन. जूट की जरूरत होती है, जूट में जरूरत होती है प्लेन्स की, अलुवियल सॉइल की एंड स्टैंडिंग वाटर की, के पानी में ही खड़े रहते हैं. एंड द वार्म एंड द वेट क्लाइमेट की. टेम्परेचर फ्रॉम, जिसका टेम्परेचर 20 से 40 डिग्री के मिड होना चाहिए एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए 70 से 80 आर द फेवरेबल फॉर द सक्सेसफुल कल्टीवेशन. इट रिक्वायर्स 5 से 8 सेंटीमीटर ऑफ द रेनफॉल वीकली. भारत इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट. जो भारत है सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है जूट के मामले में. इन द वर्ल्ड फॉलोड बाय बांग्लादेश. वेस्ट बंगाल इज द लार्जेस्ट जूट. जो वेस्ट पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन किया जाता है स्टेट ऑफ भारत के. अदर स्टेट्स आर द बिहार, असम, मेघालय एंड ओडिशा. अदर कंट्रीज दैट प्रोड्यूस जूट इंक्लूड चाइना, उज्बेकिस्तान, नेपाल, जिम्बाब्वे, इजिप्ट, ब्राजील, वियतनाम एंड द म्यांमार. ओके, चलिए उसके बाद है शुगर केन. शुगर केन इज अ मेंबर ऑफ द ग्रास फैमिली. जो शुगर केन है वह भी एक घास की फैमिली का ही मेंबर है. विच इज नेटिव टू द वार्म टेम्परेचर. उसके लिए भी वार्म टेम्परेचर की नीड होती है एंड ट्रॉपिकल रीजन की ऑफ साउथ में. एशिया एंड इट इज यूज फॉर शुगर प्रोडक्शन. एशिया में, साउथ एशिया में जब शुगर का प्रोडक्शन किया जाता है, इट हैज शॉर्ट जॉइंट फैबुलस स्टॉक एंड द प्लांट इज 12 से 6 m टॉल. यहाँ तक कि जो गन्ने की मीटर होती है वो 2 से 6 मीटर ऊंचे हो जाते हैं. द शुगर केन जूस इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द
मोलेसिस, जैगरी गुड़, एथेनॉल, इंडस्ट्रीज अल्कोहल। यहाँ तक कि जो शुगर केन से जूस निकाला जाता है और उसके जूस से बहुत सारी प्रोडक्शन भी या बहुत सारी इंडस्ट्री को चलाया जाता है, लाइक जैसे मोलेसिस के, जगरी गुड़ के, या फिर एथेनॉल के, या फिर अल्कोहल के। The crust fiber that remains behind is known as the bagages, and it is used for the manufacturing of the paper and the fiber boards. Okay, चलिए, भारत was the first country to cultivate sugar around 327 BCE. The Persian and the Greeks later introduced to the world. Bharat is second largest country to produce sugarcane after Brazil. ब्राजील के बाद भारत का दूसरा नंबर है गन्ना उत्पादन में। इन भारत there are the two district regions हैं, जैसे नॉर्थ एंड द साउथ। द प्रोड्यूसर शुगर केन है पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एंड बिहार आर द लीडिंग प्रोड्यूसर। इन द नॉर्थ में है जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश आर द मेजर प्रोड्यूसर इन द साउथ। चले, इन द वर्ल्ड में है कंट्रीज लाइक चाइना, थाईलैंड, पाकिस्तान, मेक्सिको एंड इंडोनेशिया आर द इम्पोर्टेंट शुगर केन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। नेक्स्ट है कमर्शियल फार्मिंग। इन कमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर reared for sale in the market. एग्जाम्पल है फॉर कमर्शियल पर्पज है। कमर्शियल फार्मिंग कैन बी broadly classified into the three categories. Number first, commercial grain farming, number second mixed farming, and number third है plantation farming. Okay, चलिए next है in commercial farming the area cultivated and the amount of the capital invested is large and most of the work is done by machines. Plantation farming है। Plantation are the types of the commercial farming system where single crops of the tea, coffee, sugar cane, cashew, rubber, banana or cotton is grown. It requires a large amount of labor and capital. The produce may be produced on the farms itself or in nearby factories. Okay, पास की फैक्ट्री में जब इनका प्रोडक्ट किया जाता है। Developed transportation network is essential for such farming. Okay, चलिए मेजर प्लांटेशन आर फाउंड। जो मेजर प्लांटेशन है वो फाउंड की जाती है इन द ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड, जैसे रबर इन मलेशिया, कॉफी इन ब्राजील, टी इन भारत एंड श्रीलंका। ठीक है, चलिए रबर इज एन इलास्टिक सॉलिड मटेरियल। जो रबर है वो एक इलास्टिक सॉलिड मटेरियल है, रिटार्ड फ्रॉम लेटेक्स ऑफ द मैनी ट्रॉपिकल ट्रीज से मिलकर बनी है। रबर इज यूज फॉर मैनी पर्पज। रबर का यूज जो किया जाता है मैनी पर्पज में किया जाता है, विच में इंक्लूड रेजर्स, जिसका यूज रेजर्स में, टायर्स में, ट्यूब्स में एंड इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट्स में किया जाता है। रबर ट्री बेसिकली ग्रोज अप टू 30 मीटर हाइट इन द बिगेस्ट एज 6 to 7 ईयर। ओके, इसे बोने में लगभग 6 से 7 साल का समय लग जाता है। द रबर प्लांटेशन जो रिक्वायर्स होती है हैव एंड वेल डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। रेनफॉल ऑफ 20 सेंटीमीटर टू 30 सेंटीमीटर, हैविंग ह्यूमिडिटी अबाउट 75। द बेस्ट ग्रोइंग टेम्परेचर फॉर रबर प्लांट इज फ्रॉम 20 से 35 डिग्री सेल्सियस। रबर के पेड़ को उत्पादन करने के लिए 20 से 35 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। Freezing temperature will halt the growth of the rubber plants and the strong winds are unsuitable. यहाँ तक कि ज़्यादा सर्दी और तेज हवा और बारिश इसके लिए अनसुटेबल माने जाते हैं। It requires at least 5 to 6 hours of the sunlight. इसमें केवल 5 से 6 घंटे की धूप की जरूरत होती है। It requires highly deep weathered soil which consists of the laterite soil. It grows best in the well-drained produce soil. June to July is the best time for its plantation. June और जुलाई क्या होती है? Plantation की need होती है। When 93% of the total world productions, Asia continues to dominate the rubber supply. जो एशिया है सबसे ज़्यादा रबर को डोमिनेट मतलब
रबड़ को उत्पादन करने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। सप्लाई विद यह सप्लाई करता है थाईलैंड, इंडोनेशिया एंड वियतनाम, बीइंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड में। इन भारत, rubber is mainly grown in Kerala, Tamil Nadu, Karnataka and Garo hills of the Meghalaya. उसके बाद है टी। टी इज अ बेवरेजेस क्रॉप। टी एक पेय पदार्थ की फसल है। इट रिक्वायर्स कूल क्लाइमेट, इसके लिए कूल क्लाइमेट की नीड होती है, एंड वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल की थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल, फ्रॉम द ग्रोथ ऑफ द टेंडर लीव्स, क्योंकि इसकी जो पत्तियां होती है वो उनमें जन्म लेती है। श्रीलंका, चाइना, भारत, जापान, इंडोनेशिया एंड बांग्लादेश are the major producer of tea. In Bharat, tea is grown in the hill slopes of the Assam and Nilgiris. West Bengal and Assam are the largest tea producing state in Bharat. Okay, चलिए आगे है कॉफी। Coffee plantation requires warm and the wet climate and well drainage loamy soil. Hill slopes are the favorable for the coffee plantations. Brazil, Colombia, Indonesia, Mexico are the major coffee producing nations, with Brazil being the largest producer of coffee. Although Bharat is not a major coffee producer, some states in South Bharat like Karnataka, Kerala and Tamil Nadu produce coffee. Okay, चलिए नेक्स्ट है ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति। द ग्रीन रेवोल्यूशन refers to a set of the research and development of the technology transfer initiatives that increase agriculture production worldwide। यहाँ तक कि जो हरित क्रांति है वो सबसे ज्यादा रेफर करती है किसके लिए, एक कृषि के क्षेत्र में विकास और उसको एक सही मायने में बताने के लिए। ठीक है, मेन हरित क्रांति ने कृषि के क्षेत्र में एक ऐसा विकास किया है, उसमें ऐसी बहुत सारे रूल्स, रेगुलेशन और टेक्नोलॉजी को जोड़ा है जिससे हमारी कृषि और भी अधिक प्रोडक्शन करने लगी है। द ग्रीन रेवोल्यूशन इन द भारत में जब हरित क्रांति की शुरुआत की गई, was a period when agriculture in भारत increased its scale। तो भारत में जो कृषि की क्षेत्र का दायरा था वो धीरे धीरे उसका प्रोडक्शन बढ़ने लगा, ड्यू टू द इम्प्रूव्ड एग्रोनॉमिक टेक्नोलॉजी। इट स्टार्टेड इन भारत, जब भारत में जल्दी इसकी शुरुआत की गई 1960 सेंचुरी में, अर्ली टू इंक्रीज द फूड ग्रेन, और अनाज के साधनों पर टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके जब उसका कल्टीवेट किया गया तो उसमें अधिक से अधिक फसलों को इंक्रीज किया गया। प्रोडक्शन स्पेशली इन द पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश ड्यूरिंग द अर्ली फेजेस। द डेवलपमेंट ऑफ द हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ द, उसमें अच्छी क्वालिटी की फसलों को प्रोडक्ट किया जाने लगा, जैसे सेरेल्स, ग्रेन्स की, एक्सपेंशन ऑफ द इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की, मॉडर्नाइजेशन ऑफ द मैनेजमेंट टेक्निक्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हाइब्रिड सीड्स की, सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स की एंड पेस्टिसाइड्स टू फार्मर कंट्रीब्यूटेड ग्रेटली टू इट्स सक्सेस। ओके, चलिए द ग्रीन रेवोल्यूशन वाज इंटेटेड बाय नॉर्मन बोरलैग। यहाँ तक कि जो ग्रीन हरित क्रांति की जो शुरुआत की गई थी वो नॉर्मन बोरलैग ने की थी। एंड एस्ट्रोनॉमिस्ट हु इज आल्सो कंसीडर्ड एज फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, उन्हें ही हरित क्रांति का फादर या जनक कहा जाता है। इन भारत में द इनिशिएटिव्स टेकन बाय द भारतीय जेनेटिक्स एम.एस. स्वामीनाथन, हु इज द हेड एज द फादर ऑफ द भारतन ग्रीन रेवोल्यूशन, और भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन के पिता माने जाते हैं M.S. Swaminathan ko. Okay, now kids, this chapter will be completed. I hope that you understood that. Thank you. Have a nice day.